हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई सीरीज में जिसका नाम है हिस्ट्री का क्रॉसओवर। 18th सेंचुरी के बाद से इंडिया में ब्रिटिश रूल स्टार्ट हो जाता है, ये हम सभी जानते हैं। इसके बाद क्या क्या हुआ था वो भी लगभग हम सभी को पता है। लेकिन सवाल एक उठता है कि क्या कोई एक ऐसी पावर नहीं थी जो ब्रिटिशर्स को रोक सके। हम सभी जानते हैं, जब भी हम हिस्ट्री की तरफ पढ़ते हैं तो ब्रिटिशर्स से पहले पोर्चुगीज, डच और डेनिश ये ऐसी पावर्स थी जो ब्रिटिशर्स के पहले आई थी। वहीं ब्रिटिशर्स के बाद की बात करें तो फ्रेंच एक ऐसी पावर थी जो ब्रिटिशर्स के बाद आई थी। पर क्या इनमें से कोई ऐसा नहीं था जो ब्रिटिशर्स को एक्सपेंड करने से रोक सके? तो जवाब है यस, बिल्कुल थे। लेकिन इन सभी पावर्स को ब्रिटिशर्स ने दबा दिया और इसके कई रीजंस रहे थे। अब एक एक करके अगर हम हर पावर के बारे में बात करेंगे तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो हम उस पावर के बारे में बात करेंगे जिसने ब्रिटिशर्स को सबसे ज्यादा चैलेंज किया था। उस पावर का नाम है फ्रेंच पावर। ब्रिटिशर्स वर्सेस फ्रेंच, उस टाइम की काफी फेमस वॉर्स। इंडिया में ये जो वॉर्स लड़ी गई इन दोनों के बीच में, उसका नाम था कार्नेटिक वॉर्स। अब क्या थी ये कार्नेटिक वॉर्स, इनके रीजंस क्या क्या थे और इसके बाद इनके रिजल्ट्स क्या क्या थे, आज उसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोनों की लड़ाई की अगर हम बात करें, उससे पहले हम बात करेंगे कि इन दोनों की इंडिया में एंट्री किस तरीके से होती है। लेकिन क्योंकि आज का हमारा फोकस कार्नेटिक वॉर्स पे है तो इसको हम शॉर्ट में ही समझेंगे। तो बात अगर ब्रिटिशर्स की करें तो ब्रिटिशर्स की इंडिया में एंट्री होती है 1600 में। इन दोनों का ही मोटिव इंडिया में बिजनेस करना ही था। ये दोनों सबसे पहले इंडिया पर राज करने के मोटिव से नहीं आए थे। इन दोनों का मोटिव था कि हम इंडिया में जाएंगे और अपने बिजनेस ट्रेड को बढ़ाएंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो 1600 के अराउंड ये इंडिया में आते हैं और इसके बाद ये इंडिया में ट्रेड करने की परमिशन के लिए जहांगीर के कोर्ट में जाते रहते हैं। विलियम हॉकिंस इनके यहाँ के पहले ऐसे एम्बेसडर थे जो इंडिया में आए थे जहांगीर से मिलने के लिए। इनको कई सारी पावर्स दी गई थी इनकी क्वीन एलिजाबेथ की तरफ से, ताकि ये इजीली जाके इंडिया में बिजनेस कर सके, इंडिया में इजीली ट्रेड कर सके। 1632 में सुल्तान ऑफ गोलकोंडा 50 गोल्डन कॉइन्स के बदले इनको गोलकोंडा में फ्री ट्रेड करने का गोल्डन फरमान दे देते हैं। फिर साल आता है 1639। विजयनगर साम्राज्य की शाखा चंद्रगिरी के राजा ने ब्रिटिशर्स को मद्रास में एक फोर्टिफाइड फैक्ट्री बनाने की परमिशन दी थी। अब ये फोर्टिफाइड फैक्ट्री क्या होती है मैं एक बार समझा देता हूँ। तो फोर्टिफाइड फैक्ट्री में एक फैक्ट्री को एस्टेब्लिश किया जाता है और उसके चारों तरफ किलाबंदी कर दी जाती है उसकी सिक्योरिटी के लिए। ब्रिटिशर्स ने मद्रास के राजा को यही सिक्योरिटी का हवाला दिया और उस किले के चारों तरफ किलाबंदी कर ली। और यह पहली बार था जब किसी यूरोपियन पावर ने फोर्टिफाइड फैक्ट्री को एस्टेब्लिश किया था और इस फैक्ट्री का नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज। 1662 में पोर्चुगल के राजा अपनी बेटी की शादी ब्रिटेन के राजा चार्ल्स II से कर देते हैं और दहेज के रूप में बॉम्बे यानी कि आज का मुंबई उनको दे देते हैं। और चार्ल्स II ने यही बॉम्बे रेंट पर दे दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, जिसके चलते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत वाली फैक्ट्री को बॉम्बे में शिफ्ट कर लिया। अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी लोकेशंस को बढ़ाती चली जाती है और इन लोकेशंस पर फैल जाती है। इसके बाद इनको फरूख सियार की तरफ से गोल्डन फरमान दिया जाता है, जिसके बाद सब कुछ बदल जाता है। लेकिन इसकी बात हम कभी और करेंगे। अब जान लेते हैं फ्रेंच के बारे में। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में इंडिया में आई। 3 साल बाद यानी 1667 में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में खोली। 2 साल बाद यानी 1669 में इनकी दूसरी फैक्ट्री को मसूलीपट्टनम में खोला गया और 1670s के बाद ये पौंडुचेरी में अपना हेडक्वार्टर बना लेते हैं। अब आते हैं इनकी वॉर्स की तरफ। तो इनके भारत में आपस में लड़ने के क्या रीजंस थे, अब एक बार वो जान लेते हैं। तो ब्रिटेन और फ्रांस में आपस में पहले से काफी कॉन्फ्लिक्ट्स थे, जिसका रीजन था ऑस्ट्रिया का क्राउन। दरअसल 1612 में ऑस्ट्रिया के किंग रुडोल्फ V की जैसे ही डेथ होती है तो ये दोनों पावर्स आपस में चाहने लग जाती हैं कि उनके पपेट रूलर ऑस्ट्रिया के अगले किंग बने, जिसने इन दोनों के बीच में काफी कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा कर दिए। वहीं जब इनका सामना इंडिया में हुआ तो दोनों ने एक दूसरे को अपना बिजनेस में सबसे बड़ा राइवल मान लिया, जिसके चलते इन्होंने भारत के अलग अलग राजाओं से कॉन्टैक्ट्स बनाने शुरू कर दिए ताकि खुद की पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर सके। और यही राजाओं से कॉन्टैक्ट्स इनको लीड करता है आगे कार्नेटिक वॉर्स की तरफ। कैसे, आइए समझते हैं।
तो जैसा मैंने आपको बताया कि ऑस्ट्रिया के क्राउन को लेकर पहले ही इनमें काफी लड़ाई चल रही थी। ये लड़ाई 1740 में इंडिया आ पहुंची और 1740 में ब्रिटिशर्स ने बे ऑफ बंगाल में खड़े फ्रेंच शिप को अटैक करके खत्म कर दिया। इस समय इंडिया में फ्रेंच गवर्नर थे डुप्लेक्स। डुप्लेक्स मॉरिशस में अपनी रह रही फ्रेंच नेवी को बुलाते हैं और ब्रिटिश शिप पर अटैक करा देते हैं। और इस समय इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने सोच लिया कि यहां से अब इन दोनों पावर्स के बीच में जो लड़ाई चल रही है वो अब लंबी चलेगी, और इसी के चलते वो मिलते हैं कर्नाटक किंगडम के राजा अनवरुद्दीन से, क्योंकि इस एरिया में ब्रिटिशर्स के रिश्ते पहले से ही अच्छे थे। वहीं फ्रेंच गवर्नर फ्रांस से अपने कमांडिंग ऑफिसर ला बार्डेनिस को बुला लेते हैं। साथ ही वो कांटेक्ट करते हैं चंदा साहिब को, जो कर्नाटक के राजा अनवरुद्दीन के ही रिलेटिव थे। फ्रेंच इनको लालच देते हैं कि अगर ये फ्रांस का साथ देते हैं तो लड़ाई जीतने के बाद वो अनवरुद्दीन को हटाकर चंदा साहिब को ही राजा बना देंगे। अब एक तरफ थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उनके गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव और कर्नाटक किंगडम के राजा अनवरुद्दीन। वहीं दूसरी तरफ थे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, डुप्लेक्स, उनके कमांडिंग ऑफिसर ला बार्डेनिस और चंदा साहिब। जिसके बाद 1746 में बैटल ऑफ सेंथोम होती है, जिसमें फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और अनवरुद्दीन की आर्मी को हरा देते हैं और उसी के साथ वो मद्रास पर अपना कब्जा कर लेते हैं। इसके 2 साल बाद 1748 में ऑस्ट्रिया के क्राउन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और फ्रांस की तरफ से सीज फायर अनाउंस कर दिया जाता है, जिसके बाद साइन होती है ट्रीटी ऑफ एक्सला-चैपले, जिसके तहत फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को मद्रास ब्रिटिशर्स को वापस देना पड़ा और बदले में ब्रिटिशर्स को नॉर्थ अमेरिका में फ्रांस से छीनी टेरिटरीज को वापस करना पड़ा। साथ ही इस ट्रीटी में था कि यहां से ये दोनों पावर्स आपस में नहीं लड़ेंगी और इसी के साथ पहली कार्नेटिक वॉर खत्म हो जाती है। लेकिन इससे ब्रिटिशर्स ने एक चीज सीखी कि यूरोपियन आर्मी इंडियन आर्मी को टेक्नोलॉजी में काफी डोमिनेट करती है, क्योंकि एक यूरोपियन आर्मी यानी फ्रेंच आर्मी ने पूरी कर्नाटक रीजन की आर्मी को हरा कर रख दिया। खैर, जहां एक तरफ इन्होंने ट्रीटी में लिखा कि ये दोनों देश अब नहीं लड़ेंगे, इसके 1 साल बाद ही 1749 में ये फिर से एक वॉर में सामने आ जाते हैं। दरअसल जिस तरह चंदा साहिब और अनवरुद्दीन में बहस थी कर्नाटक का राजा बनने की, उसी तरह के हालात थे हैदराबाद में भी। यहां के राजा नासिर जंग थे, लेकिन उन्हीं के रिलेटिव मुजफ्फर जंग चाहते थे उनको हटाकर राजा बनना। फ्रेंच ने दोनों तरफ से ऐसे लोगों को अपनी तरफ मिलाया जो राजा बनना चाहते थे। अब सवाल उठता है कि इंडिया के इंटरनल मैटर्स में फ्रेंच इतना इंटरफेयर क्यों कर रहे थे? तो इसका जवाब था ट्रेड का एक्सपेंशन करना। जैसा मैंने आपको बताया कि इस समय के राजाओं से ब्रिटिशर्स की अच्छी बनती थी और इस वजह से उनको ट्रेड में हेल्प भी मिला करती थी इन सिटीज के अंदर, और इसका फायदा फ्रेंच नहीं उठा पा रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि अगर हम इन सिटीज में इनके राइवल्स को राजा बना दें, उनको हेल्प कर दे राजा बनने में, तो वो फिर फ्रेंच को भी हेल्प करने लग जाएंगे ट्रेड के अंदर, और इस तरीके से ब्रिटिशर्स को भी रोका जा सकता है एक्सपेंड करने से। ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स फ्रेंची इस मूव को टैकल करने के लिए, इस मूव को काउंटर करने के लिए करंट राजाओं को ही बैक कर रहे थे। तो अब जो 2 साइड्स बन चुकी थी, उसमें एक तरफ थे रॉबर्ट क्लाइव यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, नासिर जंग यानी हैदराबाद के राजा, अनवरुद्दीन यानी कर्नाटक रीजन के राजा और मोहम्मद अली यानी अनवरुद्दीन के बेटे। वहीं दूसरी तरफ थे डुप्लेक्स यानी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब। 1749 में बैटल ऑफ अंबुर हुई, जिसमें फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने कर्नाटक रीजन पर अटैक किया और अनवरुद्दीन को वहीं मार दिया, जिसकी वजह से चंदा साहिब को वहां का राजा बना दिया जाता है। वहीं नासिर जंग को उनके ही मिनिस्टर की तरफ से मार दिया गया। मुजफ्फर जंग को इसके बाद वहां का राजा बना दिया जाता। अब देखा जाए तो ब्रिटिशर्स की तरफ से जो 2 राजा थे वो मर चुके थे और फ्रेंच की तरफ से जो 2 लोग थे वो राजा बन चुके थे। तो जीत तो फ्रेंच की ही हुई, लेकिन ऐसा नहीं था। ये सिर्फ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की नजर में था कि वो जीत चुके हैं, और कहा जाता है कि इसी जीत की खुशी में डुप्लेक्स, मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब एक जगह बैठकर पार्टी कर रहे थे। तभी मौका देखकर रॉबर्ट क्लाइव मद्रास पर अटैक कर देते हैं और मद्रास के किले को रिकैप्चर कर लेते हैं, जिसके बाद उनको उम्मीद थी कि डुप्लेक्स जरूर वापस आएंगे। तो रॉबर्ट क्लाइव ने कांटेक्ट किया मराठास और मैसूर से,
जो पहले से ही मानते थे कि अगर मुजफ्फर जंग हैदराबाद के राजा रहे तो एक्सपेंशन में वो इन पर अटैक जरूर करेंगे। तो मराठास और मैसूर एम्पायर रॉबर्ट क्लाइव का साथ देने के लिए रेडी हो जाते हैं ताकि वो मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का राजा बनने से रोक सकें। जिसके बाद होती है बैटल ऑफ तिरुचनापल्ली, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव की जीत होती है, जिसका असर फ्रेंच पर इतना हुआ कि फ्रांस ने डुप्लेक्स को वापस बुला लिया और 1754 में ब्रिटिशर्स के साथ साइन की ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, जिसमें दोनों पावर्स ने अग्री किया कि आगे से वो किसी भी इंडिया के राजा के इंटरनल मैटर्स में नहीं आएंगे और दोनों ने अग्री किया कि वो एक दूसरे की कैप्चर की हुई टेरिटरी को लौटा देंगे। इसके साथ ही सेकेंड कर्नाटिक वॉर खत्म हो जाती है। तो लास्ट ट्रीटी में जैसा मैंने बताया कि एक बार फिर ब्रिटिशर्स और फ्रेंच आपस में अग्री करते हैं कि अब वो इंडिया पर फिर से आपस में कभी नहीं लड़ेंगे, लेकिन 2 साल बाद फिर से इस ट्रीटी को तोड़ते हुए ये दोनों फिर से एक लड़ाई में आमने सामने आ जाते हैं। कैसे, आइए समझते हैं थर्ड कर्नाटिक वॉर में। दरअसल 756 टू 763 ये वो पीरियड था जब ब्रिटेन और फ्रांस के बीच उस वक्त की फेमस 7 इयर्स वॉर चल रही थी। इस लड़ाई को कहा जाता है कि यह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले उस वक्त की सबसे फेमस लड़ाई हुआ करती थी, जिसमें सबसे ज्यादा लोग मारे गए थे। इसका असर इंडिया में भी देखने को मिलता है जब फ्रांस की आर्मी ने इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के 2 पोर्ट्स सेंट डेविड और विजयनगरम को कैप्चर कर लिया। बदले में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रांस की 2 शिप्स को मसूलीपट्टनम में गिरा दिया। लेकिन जरा पीछे जाकर देखें तो यह वही टाइम था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बैटल ऑफ प्लासी जीत लिया था, जिसने उनको फाइनेंशियली काफी स्ट्रॉन्ग बना दिया था, जिसकी वजह से वो इस बार अच्छी तैयारी के साथ और अच्छे हथियारों के साथ जाते हैं 760 में वॉन्डी वॉश में फ्रेंच आर्मी से लड़ने, और यहां ब्रिटिश आर्मी बुरी तरीके से हरा देती है फ्रेंच आर्मी को। 1761 में फ्रेंच आर्मी सरेंडर कर देती है, जिसके 2 साल बाद 763 में ट्रीटी ऑफ पेरिस को साइन किया जाता है, जिसके चलते यह कहा गया कि अब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी आर्मी इंडिया में नहीं रख सकती और किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकती। वो बस छोटी मोटी ट्रेड कर सकते हैं, इसके लिए वो इंडिया में रह सकते हैं, इसके अलावा वो इंडिया में कुछ भी नहीं कर सकते। इसके बाद यहां से ब्रिटेन ने इंडिया को कॉलोनाइज भी कर दिया और फ्रांस ऐसा करने में फेल हो गए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, और अभी G20 भी आ रहा है तो उस पर भी वीडियोस आती रहेंगी। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। तब तक के लिए गुड बाय।